चलिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहित। देखिए, यहाँ पर कल हमने काफी कुछ डिस्कशन किया था, जहां पर मैं आपको बता रहा था कि ये सीआरपीसी जो है, जिसको आज कन्वर्ट किस में कर दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। ठीक है। इसके लिए कल का जो था आपका कि प्रेसिडेंट ने जो आपको असेंट दी है, प्रेसिडेंट ने इस एक्ट को बिल से एक्ट में कन्वर्ट कर दिया है असेंट दे करके। ठीक है। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले ही कि जो असेंट है उसको कितने नामों से जाना जाता है। असेंट कह दो उसे, अडॉप्शन डेट लिखाता है कभी कभी, और तीसरा शब्द क्या लिखाता है। ठीक है। तो ऐसे तरीके से लिखा आता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता रहा था इसके बारे में कि ये जो एक्ट है, अब ये जब पब्लिश हो चुका है, देखो ऑफिशियल गजट निकाल के देखो अपना। ऑफिशियल गजट जिस जिसके पास भी है वो निकाल के देखिए एक बार। उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे लिखा आता है ना, एक्ट नंबर। आजकल आपसे क्या है, पिछली पिछली बार जो आरजीएस का एग्जाम हुआ था उसमें पब्लिकेशन डेट भी पूछी थी। पता है नहीं बात आपको? किसकी पूछी थी? IROW की। IRO की पूछी थी क्या? नहीं नहीं, शायद उसकी पूछी थी, पॉश एक्ट की। सेक्सुअल हरासमेंट है ना आपका, उसकी एक डेट पूछी थी, ऐसा मुझे याद है कि पब्लिकेशन डेट पूछी गई थी। तो आपको यहाँ पर अब एक्ट नंबर देखो क्या है उसमें। 45 है क्या? 46 लिखा है, क्या लिखा है एक्ट एक्ट नंबर? हाँ हाँ सर 46। हाँ, एक्ट नंबर 46 ऑफ 2020। अब से ये आपके लिए क्या हो गई, साइटेशन हो गई इस एक्ट की। ठीक है। इस एक्ट के लिए क्या हो गई है, साइटेशन हो गई है। इस एक्ट में अब एक्ट नंबर जो है इस नाम से जाना जाएगा। अब जिस दिन ये पब्लिकेशन होकर के आई है वो डेट कौन सी हो गई थी? 25 दिसंबर। अच्छा, ध्यान ये रखना कि 25 दिसंबर को ही क्यों करवाया इन्होंने। बीच में तो पास तो ये बहुत दिन पहले ही हो गया था। इन्होंने करवाने का भी एक तरीका होता है। ये कोई ऐसा कोई ऑफिशियल डेट ढूंढते हैं जिस दिन कुछ ना कुछ त्योहार हो या कोई ऐसी चीज हो जो याद रखने लायक चीज हो। तो कल क्या था? क्रिसमस डे था। हमारे यहाँ मनाते हैं क्या? उसका कोई मतलब है क्या हमारे यहाँ? क्या चीज है? जयंती थी। किसकी जयंती थी? बताओ। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती थी। पता है या नहीं पता? तो सरकार जो है वो अपने हिसाब से ही, जैसे आपने देखा हो, अगर पॉक्सो एक्ट के बारे में पढ़ा है, आपने सुना है? पॉक्सो एक्ट जो है उसको इन्फोर्समेंट करने का तरीका देखा आपने? वो उनको एक गिफ्ट देनी थी बच्चों के लिए। तो उन्होंने कब उसे करा? 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे के दिन ही उन्होंने तय किया कि इसे क्या किया जाए। समझ में आ रही मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं? तो एक डे डिसाइड किया जाता है जो स्पेशल डे के नाम से जाना जाए, और कुछ कानून में जब चेंज किया जा रहा है, बदलाव किया जा रहा है, तो इनको भी ऐसा लगा कि जब गुलामी की चीजों को हम हटा ही रहे हैं, तो कोई हमारे ही भारतीय कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके नाम पर ये चीज की जाए। तो उन्होंने क्या चुना? 25 दिसंबर उसको चुना। बात समझ में आ रही है मेरी? तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी याद रहेगी और ये भी याद रहेगा। ठीक है। तो चीजों को जब भी पढ़ो, समझो कि क्या इंटेंशन रही है किसी चीज के, क्योंकि लॉ जब पढ़ रहे हो आप, और लॉ के पीछे अगर इंटेंशन नहीं है, आपने सुना होगा जूरिस्प्रूडेंस में जो जूरिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना कंसाइंस वे माइंड अप्लाई करते हैं कि कैसी थ्योरी कब दी जा सकती है। तो अब हम पढ़ते क्या है, हम लॉयर है ना, जो लॉ की स्टडी कर रहा है वो क्या कहलाता है? लॉयर। तो जब हम लॉ की स्टडी कर रहे हैं तो और हमें यही नहीं पता कि आया कहाँ से कैसे हुआ, तो हमारे शब्द हमारे दिमाग में दो तीन कंसेप्ट तो होने ही चाहिए। एक तो वाट, वाई और हाउ। अगर वकील बनना है या कोई जज बनना है
तो 3 चीजों पर आप अपना दिमाग लगाना। अगर ये 3 चीजें आपको पता है तो इसका मतलब आपको लॉ की समझ अपने आप ही होने लग जाएगी। क्या, क्यों और कैसे। ये 3 अगर थ्योरी आती है आप पे तो आप जंग जीत जाओगे बस। ये बात ध्यान रखना। चाहे कोई भी लॉ पढ़ो, कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, हर चीज की नॉलेज आपको हो सकती है अगर इनके पीछे आपने अपनी मेहनत कर ली तो। ठीक है, चलिए। अब हम यहाँ पर जो आज डिटेल में बात कर रहे थे वो था एक्ट नंबर 46 ऑफ 2023 और 25 दिसंबर 2023। अब जनरली क्या होता है, लॉ जब आते हैं तो अब न्यू ईयर आने वाला है आपका। तो जहां तक की जो संभावना लग रही है कि आज तक के जितने भी लॉज होते हैं जनरली जनवरी में ही, 1 जनवरी को उनको लगता है कि ये लॉ का शुरुआत यहां से करनी चाहिए। तो शायद ऐसा हो सकता है कि इफेक्टिव डेट जो बनाएंगे ये, वो 1 जनवरी यहां पर डिसाइड कर दी जाए। देखा है ना, बहुत सारे लॉस के अंदर 1 जनवरी लिखा होता है। तो ऐसा हो सकता है कि 1 जनवरी 2024 ही इसका एनफोर्समेंट, WEF, मैंने बताया था ना, एनफोर्समेंट डेट को कितने नामों से जाना जाता है। WEF विद द इफेक्ट फ्रॉम, दूसरा क्या बोलते हैं उसे, एनफोर्समेंट, तीसरा कमेंसमेंट, है ना। तो ये कुछ शब्द जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द का मतलब होता है। ठीक है, चलिए। हमारा जो कंसेप्ट चल रहा था उसके ऊपर चलते हैं वापस से। कल मैंने आपको कल कुछ चीजें बताई कि ये सीआरपीसी लागू कैसे होती है, सीआरपीसी का पर्पस क्या है, क्या इसके अंदर बता रखा है। तो हमें क्या है, बेसिक बेसिक चीजें समझनी है जो प्रैक्टिकल अप्रोच में आपको दिखाई देती है। वैसे तो आपको सब कुछ पता ही है कि सीआरपीसी में है क्या, लेकिन हमें समझ भी तो होनी चाहिए ना उस चीज की। तो याद करने का जो फंडा है वो आता कैसे है, तो याद इस तरीके से करिए कि मैंने कल लड़ाई झगड़ा करवाया था ए और बी के बीच में। ठीक है, ये पार्टी मैंने बना दी थी विक्टिम। ठीक है, ऐसे ही था ना, इसको बना दिया था मैंने विक्टिम। और ये कहां चला गया था, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन के बाद क्या हुआ, एफआईआर। एफआईआर किस केस में होती है, कॉग्निजेबल केस में। ऐसे चल रहा था ना, कॉग्निजेबल केस के अंदर एफआईआर होती है। और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पुलिस को लगा कि यार ये जो बातें बता रहा है, रिपोर्ट जो लिखवा रहा है, इसमें ऐसा लग नहीं रहा कि ये कॉग्निजेबल केस बनता है। अगर कुछ शब्द नहीं आए जो पहली बार सीआरपीसी पढ़ रहे हैं तो वो पूछ जरूर लेना। ठीक है ना। तो एफआईआर और फिर हो गया कॉग्निजेबल केस। ये तो सबको पता है ना कि पुलिस के पास जाओगे पुलिस स्टेशन में, और आपको कुछ भी दर्ज करवाना है, किसी के बारे में बताना है, तो आप जनरली समझते हो ना, एफआईआर करवाते हैं अपन। ठीक है, तो पुलिस स्टेशन में गए आप, तो उसने आपने जैसी उसको बातें बताई, क्योंकि पुलिस वाली तो लिखेगी एफआईआर, तो एसएचओ साहब लिखेंगे या एसआई लिखेगा या कोई और व्यक्ति लिखेगा। तो जो भी व्यक्ति था उसने जब बातों को सुना आपकी को, तो एक होती है कच्ची एफआईआर, सुना है इसके बारे में, मतलब एक प्लेन पेज पे ही सारी चीजें लिख ली जाती है, ना कि कोई ऑफिशियल पेपर पर। तो यहां पर वही चीज जो है वो कच्ची एफआईआर कहते हैं उसे, है ना। तो उसमें लिख करके पता चल जाता है कि ये किस चीज के बारे में बता रहा है। तो धारा जैसी बताई तो क्या पता चल जाता है कि वो एनसीआर रिपोर्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, कहते हैं कि ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, ऐसा करो, अगर तुम्हें कुछ करना ही है ना तो इसकी कंप्लेंट कर दो। और एनसीआर रिपोर्ट कब बनती है, नॉन कॉग्निजेबल केस में। और जब एनसीआर रिपोर्ट बनती है तो मैंने आपको क्या बताया था इसके बारे में, कि इसकी क्या की जाएगी, कंप्लेंट की जाती है। और इसे रेफर कहां कर दिया जाता है आगे, मैजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, उस व्यक्ति को कहा जाता है कि भाई ऐसा करो, कंप्लेंट कर दो इसके खिलाफ, और मजिस्ट्रेट के पास चले जाओ तुम। पुलिस ऐसा ही करती है ना। ठीक है, तो कंप्लेंट हो गई, मजिस्ट्रेट हो गया, नॉन कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल, ये सारी बातें हमने कल डिस्कस करी थी। अब यहां पर शब्द आया कि मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए पहले तो मजिस्ट्रेट भी होने चाहिए। तो इसका मतलब मजिस्ट्रेट के बारे में कहीं ना कहीं सीआरपीसी में कोई व्यवस्था तो कर रखी होगी ना। तो देखो, व्यवस्था ऐसी चल रही है कि कोई विक्टिम होगा जिसके बारे में सीआरपीसी में बता रखा होगा, कोई बी जो नाम का व्यक्ति है जिसने इसके साथ कुछ मारा मारा पीटी की है, तो इसको भी कुछ नाम से जाना जाता होगा। इसको क्या कहते हैं, जिसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, अक्यूज्ड। तो फिर ये गए पुलिस स्टेशन, इसका मतलब पुलिस स्टेशन भी कहीं बता रखा होगा उस सीआरपीसी में। फिर आप कहाँ जाते हो, या तो एफआईआर कराने या एनसीआर रिपोर्ट बनवाने।
तो एनसीआर और एफआईआर कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल, इसका मतलब इनका भी कोई मतलब होता होगा, कहीं ना कहीं तो बता रखे होंगे सीआरपीसी में। तो आज हम क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसका, जैसे आपने फंडामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना, इसी तरीके से अगर इसे सीआरपीसी को समझना है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसके सब्जेक्ट मैटर पता होने चाहिए। अगर वो समझ में आ गए तो सब कुछ आपके हाथ में। देखिए, तो हम आ गए एनसीआर, एफआईआर, कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल, कंप्लेंट और मजिस्ट्रेट के पास। तो कंप्लेंट जब तुम मजिस्ट्रेट के पास करने जा रहे हो तो इसका मतलब मजिस्ट्रेट भी तो कहीं जिक्र कर रखा होगा, और मजिस्ट्रेट के पास ही क्यों, इसका मतलब पुलिस के पास गए तो पुलिस को भी कोई ना कोई पावर दे रखी है। समझ में आ रही मेरी बातें? देखिए, अब इनके लिए अब हम सेक्शन तो इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि सेक्शन तो हमें अमेंडमेंट कर दिए गए हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत, लेकिन हमें चैप्टर्स पता है, क्योंकि चैप्टर्स को कल मैंने डिफाइन किया था बहुत अच्छे तरीके से कि चैप्टर 37 की जगह कितने हो गए, 39 हो गए। बात क्लियर है? तो 39 है तो उसमें कौन कौन से चेंज किए गए थे? 7 A, 7, 21A, 7A को 8 कर दिया था, 21A को 23 कर दिया था। 23rd. क्लियर हुई बात? तो यहीं से स्टार्ट करें। एफआईआर के बारे में पहले कहां बता रखा था आपको, कौन सा चैप्टर था जो एफआईआर और पुलिस के बारे में बता रहा था कि कहां कर रही है कहां नहीं करनी है, और एफआईआर करने के बाद कॉग्निजिबल केस में वो क्या करता है? देखिए, कॉग्निजिबल केस के अंदर कॉग्निजिबल केस के अंदर क्या होना चाहिए, कॉग्निजिबल केस वहां होता है जहां पर कोई ऑफेंस कमिट हुआ हो, और वो भी कैसा कॉग्निजिबल ऑफेंस। क्या होना चाहिए? कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। ऐसे ही नॉन कॉग्निजेबल केस के लिए क्या होना चाहिए, कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। नॉन कॉग्निजेबल, लिखते जाना इनको, चार्ट बना लेना इस तरीके से जैसे मैं बना रहा हूं, याद हो जाएगा। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी होना चाहिए। इसका मतलब जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात कर रहा है, तो एफआईआर लिखने की पावर किसके पास है? पुलिस के पास। पुलिस से तो लिखती है, आप थोड़ा ना लिखते हो उसे, आप तो बताते हो उसको कि ऐसे ऐसे ये हुआ मेरे साथ, या आप कोई एक चिट्ठी में लिख के ले जाते हो, पर्चा दे देते हो कि ऐसे ऐसे ये चीजें हुई मेरे साथ, लिखता तो वही है ना एफआईआर। अब उसे क्या पता कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, कॉग्निजेबल केस क्या होते हैं, कहां से पढ़ता है वो सारी चीजें? सीआरपीसी की शेड्यूल से पढ़ता है। तो आपके सामने एक स्केड्यूल है कि नहीं? तो ये जो कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल बातें हैं कि कहां से वो पढ़ेगा, कि कैसे पता चलेगा कि इसमें एफआईआर होनी चाहिए एनसीआर रिपोर्ट, तो उसके बाद एक व्यवस्था होती है, वो पढ़ता है हमारे लॉ को, कानून को पढ़ता है, और उनको बस इतना ही आइडिया होता है कि इस धारा में कौन सा काम होगा, सारा कुछ नहीं पता उनको। तो फिर वो क्या करते हैं, शेड्यूल के अंदर जाते हैं और शेड्यूल में चेक करते हैं, और वो उनको अभ्यास ज्यादा हो जाता है तो उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती ने, क्योंकि जनरली लड़ाई झगड़े कंसेप्ट मार पिटाई के आते हैं, या कोई चोरी डकैती ऐसी कोई चीज होती है तो उनके आते हैं, तो छोटी मोटी धाराएं तो सबको ही पता होती हैं। तो, और पुलिस वालों को इसके बारे में अभ्यास ज्यादा होता है तो उनको देखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट बता देते हैं एफआईआर है एनसीआर है। क्लियर हो रही है मेरी बात यहां तक? तो फर्स्ट शेड्यूल जो है उसके अंदर लिखा है कि नॉन कॉग्निजिबल और कॉग्निजिबल क्या होता है। तो मैंने कल ही इसके बारे में बताया था, यहां पर क्लासिफिकेशन या कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस के बारे में आपको बताया हुआ है। क्या बता रखा है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस के बारे में। तो शेड्यूल 1 जब आप पढ़ते हो, ठीक है, तो यहीं पर आपको क्या पढ़ने को मिल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। अब शेड्यूल का एक चार्ट बनाना, वहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस लिख लेना। अब क्या बता रखा है वहां पर, तो वहां पर ये जो चीजें लिखी हैं वही चीज बता रखी है। क्या क्या है? अब देखो यहां पर, वापस यहीं पे आओ, पहले कहा मैंने कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो अब इसके बारे में सेक्शन नंबर 2C में बताया हुआ था, पिछली सीआरपीसी में, ओल्ड सीआरपीसी का ध्यान रखना भी, तो ठीक है, क्योंकि बार बार नई सीआरपीसी में देखोगे तो आप सेक्शंस को ऊपर नीचे कर लेना है ना। सेक्शन नंबर 2C जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस बता रहा था आपको। उसमें क्या कह रखा था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस किसको कहते हैं, जिसको फर्स्ट शेड्यूल में बताया है, और क्या हो, जिसमें विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया जाता हो, ऐसा ही ऑफेंस क्या कहलाता है, कॉग्निजेबल
ऑफेंस कहलाता है। मतलब पुलिस जहां पर विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट अरेस्ट कर ले किसी व्यक्ति को, तो उसे क्या कहते हैं? कौन कौन से ऐसे ऑफेंस होते हैं जनरली? मर्डर के केस में उठा लेते कि नहीं उठा लेते? रेप के केस में उठा लेते हैं, अरेस्ट कर लेते ना। और जी ठग डेकॉइटी जो बड़े बड़े हैं, ग्रीवियस हर्ट कर दिया, किसी को ज्यादा मार दिया, प्रिवेंटिव एक्शन के केस में भी ऐसा हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पर संगीन, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? संगीन अपराध या संज्ञेय अपराध। संगीन का मतलब क्या होता है? खतरनाक, सीरियस, हीनियस, उसे ही संज्ञेय बोलते हैं। ठीक है। अब ऐसे ही कॉग्निजिबल केस समझ में आ गया। कॉग्निजिबल केस में क्या होना चाहिए? ऑफेंस होगा तभी तो कॉग्निजिबल केस बनेगा। तो ऑफेंस हुआ तो कॉग्निजिबल केस बन गया, इसलिए सेक्शन नंबर 2C में कॉग्निजिबल को ही डिनोट कर रखा है कॉग्निजिबल केस से। क्लियर हो रही बात? इसी तरीके से सेक्शन आपका है नॉन कॉग्निजिबल केस। नॉन कॉग्निजिबल केस में अपराध के बारे में पहले पता चलेगा, जब भी तो नॉन कॉग्निजिबल केस बनेगा। भाई कोई व्यक्ति अपराध करके आया, कोई एक्ट करके आया, हमें तो पता नहीं है। जैसे ही जिस व्यक्ति के साथ हुआ है उसने बताया कि साहब मेरे तो थप्पड़ मार दिया इस व्यक्ति ने, मेरी तो बेइज्जती कर दी इस व्यक्ति ने, तो कोर्ट को, पुलिस को लगा यार ये तो छोटा मोटा ऑफेंस किया, थप्पड़ मार दी, बेइज्जती कर दी, तो ये तो नॉन कॉग्निजिबल केस है, इसमें तो सेटलमेंट और ये सारी चीजें हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर उसने कहा कि ऐसा करो, अगर तुम्हें कोई व्यवस्था चक्कर है, तो तुम्हें ज्यादा ही दिक्कत हो रही है, तो ऐसा करो मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट कर दो इस बात की। अब उस पुलिस वाले ने क्या कर दिया? आगे रेफर कर दिया उसे। तो यहाँ पर उसे लगा कि ये क्या है? ऑफेंस को देख करके, ऑफेंस को देख करके, बातों को सुन करके क्या लगा कि ये क्या है? नॉन कॉग्निजिबल केस है। इसके बारे में सेक्शन नंबर 2C और सेक्शन नंबर 2L कहते हैं। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं जो मैं बता रहा था आपको, इन्हीं के आधार पर दो चीजें डिसाइड होती है। सपोज करो किसी व्यक्ति को आपने अरेस्ट कर लिया, क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया। तो वहां पर उस व्यक्ति को हाथ किया तो आप बेल देना चाहते हो या नहीं देना चाहते? तो ये कैसे पता चलेगा बेल देनी है कि नहीं देनी है? तो वो भी आपको दो कंसेप्ट मिलते हैं इसके लिए, एक तो बेलेबल ऑफेंस के बारे में, और दूसरा है नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में। ये दो कंसेप्ट आ गए आपके सामने। इनको कहां डिफाइन कर रखा है? सेक्शन नंबर 2A में। में तो बेलेबल है तो मतलब बेल का एज अ मैटर ऑफ राइट है उस व्यक्ति के पास, और नॉन बेलेबल है तो क्या बेल ही नहीं मिलेगी क्या उसे? क्या होगा इसमें? बेल तो मिल सकती है, लेकिन पावर किसके पास है बेल देने की? डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन होती है, कोर्ट के पास ये पावर है, अगर चाहे तो ऐसे केस में बेल दे सकती है, और चाहे तो बेल नहीं भी दे सकती। क्लियर हो गई बात? तो देखो यही कंसेप्ट में आ गए। अब ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं, कॉग्निजिबल केस, नॉन कॉग्निजिबल केस, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, कॉग्निजिबल ऑफेंस, आपको क्या पता चल गया? ये शेड्यूल 1 के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस में पढ़ने को मिलता है आपको। सारी सीआरपीसी इसी कंसेप्ट पे घूमती है। ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होता है, अब इनको वापस से लिख ले। यही आपके क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस शेड्यूल 1 नंबर 1 में बताए हुए हैं। जब आप इनको पढ़ोगे, आईपीसी को खोलोगे, तो आपको पता चल जाता है इसके बारे में। तो क्या हुआ? पहले आया कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, ऐसे इनको सेपरेट करके लिख लो बस। तीसरा हो गया बेलेबल, और चौथा क्या हो गया? नॉन बेलेबल ऑफेंस, और ये भी ऑफेंस। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर ये चार चीजें बता दी आपको। अब यहीं से ही आपके क्या पता चलेंगे? चैप्टर्स पता चलेंगे, ये बता कहां रखी हैं। तो ये जो लड़ाई झगड़ा, एफआईआर, एनसीआर रिपोर्ट, तो यहां पर जो ये सारा सिस्टम है, ये किसके पास चला जाता है? पुलिस के पास। पुलिस के हाथ में तो जा रहा है ना, एफआईआर हो रही है तो उसने या तो अरेस्ट करना है या कुछ करना है उसके साथ। तो क्या करेगा उस केस में वो? तो उस केस में वो क्या करता है? उस केस की इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन क्या मजिस्ट्रेट कर सकता है क्या?
इन्वेस्टिगेशन का अधिकार किसके लिए बताया सेक्शन नंबर 2H में? बताइए। नहीं करता, पुलिस ऑफिसर करता है। कौन कर सकता है? पुलिस ऑफिसर। क्या पुलिस ऑफिसर ही कर सकता है क्या? बोलिए। आपने देखा है ना, कभी कभी सिविल ड्रेस वाले भी आते हैं, सीआईडी वाले भी आते हैं, ईडी वाले भी आते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करते क्या? मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं करते, तो इसका बेंच वाले मतलब करते हैं। एनी पर्सन, मतलब कोई भी व्यक्ति इस तरीके का यहां पर कर सकता है, लेकिन किसको छोड़ करके? मजिस्ट्रेट को छोड़ करके। ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं ये? अब ये इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम जो है किससे जुड़ जाता है? आपके एविडेंस लॉ से। और क्या लिखा आता है यहां पर? इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस। क्या बोलते हैं इसे? क्या करते हैं इन्वेस्टिगेशन करने में? एविडेंसेस को तो कलेक्ट करके लाते हैं ना, कहाँ पे डीएनए मिला है, मतलब खून के धब्बे कहाँ है, हथियार कहाँ मिला है, बाल कहाँ पे पड़े हुए थे, कौन कौन व्यक्ति के फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, सब देखते हैं कि नहीं देखते? ये सीआईडी में होता है। तो यही सीआईडी का काम ही तो है, इन्वेस्टिगेशन करना। तो स्पेशल टास्क अगर किसी व्यक्ति को दिया गया है तो वो कर लेते हैं इस काम को, नहीं तो फिर जो नॉर्मल पर्सन आपके जो पुलिस वाले हैं वो कर लेते हैं। तो ये इसलिए कहता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस का मतलब ही क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन करना होता है। और ये किसके पास होती है पावर? पुलिस के पास, या अदर देन एनी पर्सन, जिसको डायरेक्शन किसने दिया हो? मजिस्ट्रेट ने। अदर देन का मतलब है अदर देन मैजिस्ट्रेट, लेकिन डायरेक्शन बाय द मैजिस्ट्रेट टू द पर्सन, और वो कौन सा पर्सन? एनी पर्सन। ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से हमें समझ में आ गया कि पुलिस ऑफिसर हो सकता है, कोई और व्यक्ति हो सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट नहीं हो सकता। अब ये पूरी व्यवस्था जो है इन्वेस्टिगेशन की और उनकी पावर्स की, ये किस चैप्टर में आती है? तो ये बताता है आपको चैप्टर नंबर 13। ये 13 कौन सा है? पहले था आपका चैप्टर 12, लेकिन मैंने क्या बताया था? 7A को हटा करके क्या कर दिया है? 8 कर दिया है। और जो 8 वाला चैप्टर पहले होगा, जो 8 वाला चैप्टर था वो क्या हो गया? और 9 वाला, 10 वाला और 11 वाला। तो हमारा ये चैप्टर जो ओल्ड सीआरपीसी थी उसमें कौन सा था? तो अब कौन सा हो गया? इसलिए ये चैप्टर नंबर 13 में डिफाइन है पूरा। क्लियर होगी बात? अब यहीं पर जब ये बात चल रही है इन्वेस्टिगेशन के बारे में, एनसीआर, एफआईआर, अब देखो यहां पर एक और चीज आ गई। ये कह रहा है कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट करो। तो सबसे पहले तो हमारे सामने कंप्लेंट के बारे में कहां बता रखा है? इसके बारे में सेक्शन नंबर 2D, पुरानी जो आपकी सीआरपीसी है उसमें सेक्शन बता रखा था 2D। और ये जो नई वाली सीआरपीसी है उसमें भी सेक्शन नंबर कौन सा है इसमें? 2H। 2H। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर एक चीज और जोड़ दी है इन्होंने, ऑडियो वीडियो इलेक्ट, क्योंकि देखो आज का माध्यम जो आप आज सिनारियो देख रहे हो, पहले 1973 में जब ये आपकी जो सीआरपीसी बनी थी, उस टाइम पर तो ना तो फोन थे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कुछ था नहीं हमारे पास। ठीक है। मीडिया वीडिया कुछ ऐसा कुछ नहीं था, न्यूज़पेपर ही थे जिनसे चल रही थी व्यवस्थाएं। लेकिन आज तो वीडियो कॉलिंग भी हो जाती है, व्हाट्सएप पे चैट कर लो, जूम ऐप पे पढ़ लो, है ना? तो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, डिजिटल सिस्टम अब आ गया है। तो उसी तरीके से यहाँ पर ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस का मतलब 2A में समझा दिया है। और उस 2A में समझाने से क्या हो गया है, जितनी पिछली वाली सेक्शन थे आपके 2A, 2B, 2C, वो नीचे खिसक खिसक के आ गए, है ना? जैसे कि सेक्शन नंबर 2A में ऑडियो वीडियो डालने से क्या हो गया, पहले ए जो था आपका बेलेबल और नॉन बेलेबल को समझा रहा था, तो अब वो यहां से हट के अब बी में चला गया। तो अब क्या हो गया, 2B जो है अब बेलेबल नॉन अवेलेबल के बारे में बताता है। अब जो आपको कॉग्निजिबल केस के बारे में बता रहा था, अब वो कौन बताएगा? 2D। और जो 2C था, पहले जो 2B में लिखा हुआ था वो 2C में चला गया, कौन सा? चार्ज। ठीक है ना? तो ये अरेंजमेंट इस डेफिनेशन क्लॉज में भी कर दिया इन्होंने। क्लियर हो रही है मेरी बात?
तो क्योंकि हमें नई नई चीजें जोड़नी है ना उसके अंदर, आज के माध्यम से उसे इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो सारी चीजें चल रही हैं आज, तो फिर उनको इस्तेमाल भी तो करना पड़ेगा ना, तो फिर उनको भी इसके अंदर जोड़ा गया है। अब वापस से यहीं आ जाते हैं, ये सेक्शन नंबर 2D अब कोर्स में कन्वर्ट हो गया है 2H में। अब यहां पर क्या होता है, कंप्लेंट में क्या होता है, कुछ एलिगेशंस किसी व्यक्ति के द्वारा, एलिगेशन क्या है, जो उसके साथ हाथापाई की गई है, जो भी किया गया है, उसने क्या किया, मजिस्ट्रेट को ये बात बता दी कि साहब ऐसे ऐसे मेरे साथ ये घटना घटित हुई है, तो उसे क्या कह दिया, कंप्लेंट कह दिया। यही तो होता है ना कंप्लेंट। तो यहां पर ये कंप्लेंट किसके सामने कर दी इन्होंने, मैजिस्ट्रेट के सामने। अब देखो इसे ही बोलते हैं कंप्लेंट टू द मैजिस्ट्रेट। इसके लिए एक अलग से चैप्टर बताया हुआ है, चैप्टर नंबर कौन सा हो गया, वो 16। पहले 15 था, अब उसे हटा दिया है क्योंकि एक और बढ़ गया ना आगे, तो उससे क्या हो गया, वो 16 में चालू हो गया। तो आपके सामने एक और चैप्टर आ गया, कंप्लेंट कंप्लेंट टू द मैजिस्ट्रेट से रिलेटेड। अब हमारे सामने ये आता है कि यार ये मजिस्ट्रेट होते कहाँ है, क्या मजिस्ट्रेट को ये पावर दे भी रखी है, नहीं दे रखी है ऐसी चीजों को सुनने की, दिमाग में बातें तो आती है। और किस मजिस्ट्रेट के पास जाओगे, देखो मैंने वही बात कही ना, 3 बातें समझाई थी मैंने आपको, व्हाट, वाई और हाउ। क्या मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, कैसे इसके पास हम कंप्लेंट लेके गए और क्यों लेके गए, बात समझ में आ रही मेरी। तो उससे क्या पता चल रहा है, सबसे पहले तो मजिस्ट्रेट पता होना चाहिए, मजिस्ट्रेट के पास इस तरीके का क्या जुरिस्डिक्शन है। तो उसके लिए चैप्टर नंबर पहले 14 था जिसको अब 15 में कन्वर्ट कर पहले 13 था जिसको 14 में कन्वर्ट कर दिया है, कि कौन कौन से केसेस को किस जुरिस्डिक्शन वाले मजिस्ट्रेट के पास लेके जा सकते हो। तो वहां जुरिस्डिक्शन बता रखा है आपको, किस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 14 में। तो इसके बगल में आप चाहो तो जुरिस्डिक्शन लिख सकते हो इसके लिए। लेकिन कहां जुरिस्डिक्शन, किस जुरिस्डिक्शन में लेके जाओगे तो क्या बोलते हो उसे, लोकल जुरिस्डिक्शन। और लोकल जुरिस्डिक्शन मैंने कल बताया था ना, जहां पर वो अपनी पावर का पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर सकता हो, वो जगह उसके लिए क्या है, लोकल जुरिस्डिक्शन। तो चैप्टर नंबर 14 जुरिस्डिक्शन की बात करता है, मजिस्ट्रेट की। और इसी जुरिस्डिक्शन के आधार पर मैंने कल बताया था कि पुलिस का भी जुरिस्डिक्शन इसी से तय होता है। अभी एक सपोज करो, एक मजिस्ट्रेट है, जैसे आप जयपुर में ही मान लो, जयपुर में मानसरोवर है, मानसरोवर एरिया बनी पार्क में आता है, लेकिन बनी पार्क के अंदर बनी पार्क के अंदर बहुत सारे एरिया भी तो कवर होते हैं। तो मानसरोवर के जितने भी थाने हैं, उनके अंदर कोई भी एफआईआर होगी, कोई भी एनसीआर रिपोर्ट होगी, तो उनकी केसेस कहाँ जाएंगे, सीधे चार्जशीट फाइल कहाँ होंगी, मजिस्ट्रेट के पास, वो भी कहां पर, बनी पार्क में। पता है नहीं बात, तो बनी पार्क में है अपना बनी यस सर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, सेशन कोर्ट। तो यस सर। सेशन कोर्ट वहां पर है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की भी कोर्ट वहीं पे है सारी हमारी। तो सारे जो केस हैं वो कहाँ जाते हैं, यहाँ के उठ के, यहाँ के थाने के बनी जितने भी पार्क। केस है, जो भी एफआईआर बनी है, चार्जशीट बनी है, वो सारे बनी पार्क में जाते हैं। यही कंसेप्ट, इसी आधार पर ये जुरिस्डिक्शन तय किया गया है। तो पुलिस का भी इसी से तय हो रहा है। जब इसके बारे में पढ़ते हो तो जो पहला पिछला आपकी सीआरपीसी थी, उसमें जो सेक्शन था वो इसी के बारे में बता रहा था कि ये पुलिस का जुरिस्डिक्शन इन्वेस्टिगेशन की कहां कर सकते हैं, वो तय किया गया था सेक्शन नंबर 156 के क्लॉज नंबर 2 में। आपके पास पुरानी सीआरपीसी होनी जरूरी है, नई हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हो, मतलब उसको वेरीफाई कर लेना। जब तुम्हारे पास नई सीआरपीसी आ जाएगी तो उसे पढ़ लेंगे ढंग से, ठीक है। तो पुरानी सीआरपीसी को देखते चलना, क्योंकि कंसेप्ट तो हमारे वही है सेम, उसमें कोई फर्क थोड़ा ना आ रहा है, सेक्शन के अरेंजमेंट चेंज हो गए है ना। तो यहां उसके पावर के बारे में बता दिया, और यहीं पर पुलिस की भी पावर बता दी कि वही पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, लेकिन खुद कहां कर सकती है और कहां नहीं कर सकती है उसको भी बता रखा है। जैसे कॉग्निजेबल केस अगर होगा तो उसमें खुद डायरेक्ट उसके पास पावर होती है कि वो विदाउट वारंट अरेस्ट भी कर सकती है और इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। जबकि यहां पर मजिस्ट्रेट जो है इसको क्या करता है, ऑथराइज करता है कि पहले तो खुद कंप्लेंट लेता है, फिर उसके बाद इसको देता है कि इससे कहता है कि ऐसा करो, पुलिस से कहता है कि तुम ऐसा करो, इन्वेस्टिगेशन करो इस केस की।
बात समझ में आ रही बात? तो एक में तो सीधे जा रहा है खुद पुलिस वाला, एफआईआर वाले केस में। तो एनसीआर में सीधा नहीं जाता, परमिशन लेके जाता है। क्लियर हो गई बात? तो यही पूरा कंसेप्ट जो है आपकी सीआरपीसी बता रही है, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच से सेम इसी तरीके से चलता है सिस्टम। अब क्या होती है, जब इन्वेस्टिगेशन हो जाती है तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जितने भी एविडेंसेस हैं उनको लेकर के ये पुलिस वाले एफआईआर जिसने करी थी, अगर उसके अंदर कुछ लग रहा है कि हाँ चार्ज बन रहे हैं, तो एक चार्जशीट दाखिल करते हैं ये लोग। क्या करते हैं? चार्जशीट, जिसको अपन पुलिस रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? तो इसको ये दाखिल कहां करते हैं जाकर के? ये फिर से वही मजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन मजिस्ट्रेट कौन सा? फिर से वही बात आ गई ना, किस मजिस्ट्रेट के पास ये चार्जशीट दाखिल करेंगे? मानसरोवर का है तो कहां पर जाना है? बनी पार्क जाना है। ठीक है? तो ये यही बता रहा है आपको। भाई इनको भी तो पता होना चाहिए कहां जाएंगे। तो इन्होंने पहले तो इन्वेस्टिगेशन कहां पे करनी है हमें, फिर कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन कर ली, चलो चार्जशीट बना दी, तो अब इसे कहां सबमिट कराना है? तो ये मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गए, उसी मजिस्ट्रेट के पास। ऐसा नहीं कि जहां कंप्लेंट की गई है, जिसके पास इस तरीके की अथॉरिटी हो, जिसके पास ऐसी पावर हो। अब देखो मजिस्ट्रेट की मैंने दो बात क्या कर दी अभी, कॉम्पिटेंसी की बात कर दी। आप ऐसे कैसी की मजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाओगे क्या? अरे जिसके पास अधिकारी नहीं, अधिकारिता नहीं है, तो वो कॉम्पिटेंट कैसे हो सकता है? सक्षम न्यायालय सुना है नाम? बोलो सक्षम, कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट। तो कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट के लिए भी एक चीज होती है कि वो कॉग्निजेंस ले रहा उस केस में। अब जैसे ही चार्जशीट दाखिल हुई, जैसे ही उसके पास कंप्लेंट आई, या उसको कहीं से कोई इंफॉर्मेशन मिल गई, तीन चीजें बताई मैंने आपको। क्या बताई? तीन चीजें। इरेज कर दूं क्या? लिखते भी जाना साथ की साथ, है ना? फिर इनका खुद से चार्ट बनाना ढंग से। देखिए, पहली चीज क्या बता रहा था मैं अभी? पुलिस रिपोर्ट। दूसरी चीज क्या बताई मैंने अभी? कंप्लेंट। और तीसरी चीज बताई मैंने आपको, इंफॉर्मेशन आई है कहीं से। इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से मिली है, ना तो कंप्लेंट के जरिए ना पुलिस रिपोर्ट के जरिए। और ये इंफॉर्मेशन किसको मिली है? सीधे मैजिस्ट्रेट को, या मजिस्ट्रेट खुद था वहां पे। ऐसा भी तो हो जाता है ना कभी कभी, जब अपराध हो रहा है तो मजिस्ट्रेट खुद ही सामने खड़ा हो। तो फिर ऐसे केस में ये मजिस्ट्रेट क्या करता है? सुओ मोटो एक्शन लेता है। मतलब इसको किसी और की जरूरत नहीं है, किसी कंप्लेंट और उनकी, खुद से ही एक्शन लेता है। तो ये तीन चीजें होती है, इन तीन चीजों के लिए क्या किया जाता है उसके द्वारा? कॉग्निजेंस लिया जाता है। क्या बोलते हैं उसे? कॉग्निजेंस लेना। देखो, कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल केस, ये दो चीज अलग हैं, और ये है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान लेना, उस पर कार्रवाई आगे करना, उसको सुनना। मतलब वो उसको देख करके अब अपना माइंड अप्लाई कर रहा है, जिसे कहते हैं कॉग्निजेंस को। ऐसे बहुत सारी किताबों में और बहुत सारे लोग बताते हैं, कोर्ट भी इसी शब्द को यूज करता है जब जजमेंट देता है। तो वो कहता है कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है? जुडिशियल माइंड को अप्लाई करना। मतलब लॉ क्या कहता है उस चीज के बारे में, जज का कंसाइंस क्या कहता है उस चीज के बारे में, उनको कैसे आधार पर देखता है? पुलिस रिपोर्ट, मतलब जो एविडेंस मिले उसके आधार पर, कंप्लेंट के आधार पर, या इंफॉर्मेशन के आधार पर। सर जैसे कि कॉग्निजेंस बताइए। सर कॉग्निजेंस चालान या फिर फाइनल रिपोर्ट के बाद ही लेंगे ना वो? हाँ हाँ। उससे पहले थोड़ा लेते हैं, जैसे 157 में उसको रिपोर्ट भेजनी नहीं, पड़ती है एक बार, तो बिल्कुल वो बिल्कुल। कॉग्निजेंस नहीं होता। ऐसी भी स्थिति आती है जहां पर चार्जशीट बनती ही नहीं है। हाँ, फाइनल रिपोर्ट हो जाती है। बहुत सारी चीजें यस होती सर। है ना? यस तो सर। अब ये चीजें जो आपके सामने कंसेप्ट दिखाई दे रहे हैं कि भाई पुलिस रिपोर्ट है, कंप्लेंट है, और आपके सामने ये सुओ मोटो जो इन्फॉर्मेशन के बारे में मैंने लिखा है, ये जो कह रहा है कि कॉग्निजेंस लेने के बारे में। अब ये कॉग्निजेंस जब ले रहा है तो लॉ के अकॉर्डिंग ही लेगा, जो इसको लग रहा है कि जुडिशियल माइंड अप्लाई करना चाहिए मुझे अपना, वो इसे करना है। तो उस चीज को ये ध्यान में रखते हुए, अब ये कॉग्निजेंस का सिस्टम जो है इन तीनों चीजों पर ही लिया जाता है। ये सवाल आपके प्री में आता है बहुत बार, कि कॉग्निजेंस किन किन चीजों पर लिया जाता है, कौन कौन सी चीजें हैं
कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट मैटर हैं जिन पर कॉग्निजेंस कोर्ट ले सकती है। तो कौन कौन से हैं? पहला है पुलिस रिपोर्ट। इस पुलिस रिपोर्ट के बगल में लिख लेना, पहले इसको 173 के क्लॉज 2 में माना जाता था। अब देखना पड़ेगा कौन से सेक्शन में आ रहा है ये। देखो, अब ये 173 से हट करके 193 में पहुंच गया है, 193 के क्लॉज 3 में। ठीक है। और हाथ के हाथ पुलिस स्टेशन भी देख लो। पुलिस स्टेशन जो है आपका, वो सेक्शन नंबर 2U में चला गया है। ये लिखा है ना पुलिस स्टेशन, मैंने पहले ये 2S था, S को देख करके लिख लेते थे, अब ये एक आगे बढ़ गया है, 2U में हो गया है ना। यहां तक का सिस्टम समझ में आ गया आपको? अब देखिए यहां पर एक चीज लिखी हुई थी, मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे कॉग्निजेंस लेने के लिए। ठीक है, आपको ये चैप्टर भी समझ में आ गया, तो चैप्टर नंबर कहां बता रखा है इसके बारे में? ये हो गया 15। चैप्टर नंबर 15 में पहुंच गया। ये पहले 14 में था, अब कौन से में है? 15 में कॉग्निजेंस लिया जाता है। वहां पर लिखा आता है कंडीशन रिक्विजिशन फॉर द इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग। मतलब इनिशिएशन का मतलब होता है इनिशिएट करना, शुरुआत करना, कि प्रोसीडिंग की कार्रवाई को कैसे शुरुआत किया जाएगा, कुछ उसकी कंडीशंस होती है। अब ये हर जगह तो, मतलब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर इसके सामने कंप्लेंट कोई विशेष व्यक्ति ही करेगा, तभी ये कॉग्निजेंस ले सकता है, हर किसी केस में कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। सपोज करो किसी के साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, या किसी के साथ कोई ऐसी चीज घटना घटित हो गई, जैसे कि हस्बैंड ने अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया, बायगमी का केस हो गया, तो उसमें केस कौन कर सकता है? केवल कंप्लेंट कौन फाइल करेगा? केवल वाइफ को अधिकार है या हस्बैंड को अधिकार है? कोई थर्ड पर्सन आकर के कर देगा क्या, जब तक कि वो खुद ऑथराइज ना कर दे उसे? तो कंप्लेंट केवल उन्हीं के आधार, कंप्लेंट उन्हीं के द्वारा की जाएगी, तभी कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। कोई भी थर्ड पर्सन आकर के नहीं कर सकता कि भाई इसने अपनी वाइफ पे हाथ उठा दिया, इसको ये कर दो। तो कुछ कंडीशन है, उन कंडीशन की रिक्विजिशन की, मतलब रिक्वायरमेंट जो है, उन कंडीशन को उनको मानते हुए कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है, कोर्ट आगे की कार्रवाई चालू करता है। यही बात आपके सेक्शन नंबर, चैप्टर नंबर 15 में बताई हुई है। और फिर मैंने क्या बताया था, जब भी चैप्टर नंबर 16 के अंदर कंप्लेंट दायर की जाती है, या कोर्ट यहां पर 16 में जब कॉग्निजेंस ले लेता है इस केस में, ठीक है, तो दोनों में कोई भी केस हो, तो उसमें क्या करता है वो, इश्यू ऑफ प्रोसेस की बात होती है। देखिए क्या बोलते हैं उसे, इशू ऑफ प्रोसेस। 227 में क्या हुआ है? इशू ऑफ प्रोसेस जो है आपके 224 में बताया हुआ है, इसे बोलते हैं इशू ऑफ प्रोसेस का सेक्शन बोलते हैं, या अपन कहते हैं कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट। मतलब जहां पर मजिस्ट्रेट अब किसी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई चालू कर रहा है, तो अब उसके सामने जैसी भी व्यवस्था आई है, तो अब मजिस्ट्रेट क्या देख रहा है, दो तरीके के केसेस देखता है सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। इनको ध्यान से देखिए, ये क्या बता रहा है आपको, ये हटा दूं ना सारा कुछ? देखिए, कुछ भी पूछना हो तो पूछ जरूर लेना है ना। देखो यहां पर वापस से देखिए, मैंने क्या बताया, इश्यू ऑफ प्रोसेस की बात कर रहा है। मतलब कि अब प्रोसीडिंग जो है उनका इनिशिएशन होगा कैसे, जैसा भी केस है उसके आधार पर कोर्ट को क्या लग रहा है कि क्या इस केस में सजा जो होनी है, ऑफेंस को देखता है। मतलब वो केस जो आया है कोर्ट के पास, जो मजिस्ट्रेट के पास, जिस तरीके के चार्ज और एलिगेशन लगाए गए हैं, उसकी सजा कितनी है, और सजा का आधार देखते हुए कोर्ट क्या तय करती है कि क्या ये समन केस है या क्या है,
वारंट केस है। क्या समन और वारंट केस आपको डिफाइन कर रखे हैं क्या कहीं पे? यस सर। बताइए। तो ये समन केस और वारंट केस पर ही पूरी सीआरपीसी टिकी हुई है आपकी। ये बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं कि किस तरीके से कार्रवाई हो रही है ना। तो यहां पर आपके सामने आ गया समन केस और वारंट केस। पहले के जो सेक्शन थे उनमें कुछ और डिफाइन, कहीं पर और डिफाइन थे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो इसमें चेंज हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ये समन केस और वारंट केस जो है आपके, वो 2x में और 2z में डिफाइन है। 2x में तो ये डिफाइन है और 2z में यहां पर ये डिफाइन है। समन केस कौन से होते हैं? तो ये कहता है कि समन केस वो होते हैं जो वारंट केस नहीं होते। तो फिर अब क्या समझ में आ रहा है कि वारंट केस कौन से होते हैं? सवाल तो यही है ना। तो ये कहता है कि वारंट केस वो होते हैं जिसमें डेथ पेनल्टी लगती हो किसी व्यक्ति को, मतलब ऐसा कोई ऑफेंस किया है जिससे में डेथ पनिशमेंट हो, जिसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट दी जा रही हो, 10 साल तक की सजा दी जा रही हो, और कोई भी ऐसी पनिशमेंट जो 2 साल से ऊपर की सजा हो। तो मतलब क्या हुआ कि जहां पर 2 साल से ऊपर की, अब 2 इयर्स की पनिशमेंट किसी ऑफेंस की हो, ऐसा कोई केस आया है तो उसको क्या कहेंगे? वारंट केस। और और हमने क्या पढ़ा था कि समन केस वो होता है जो वारंट केस नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर 2 साल से ऊपर की सजाएं वो सब वारंट केस हो गए। तो 2 साल से लेकर के और डेथ पेनल्टी, तो वो तो हो गए वारंट केस। इसका मतलब 2 साल से कम के जितने भी हैं इसको क्या बोलेंगे? अप टू 2 ईयर, 2 साल तक के जितने भी केस हैं वो क्या हो गए? समन केस हो गए आपके। तो वारंट और समन का सिस्टम समझ में आ गया क्या? यस सर। अब इन्हीं के आधार पर आपकी ट्रायल्स बटी हुई हैं। क्या बटी हुई हैं? ट्रायल्स बटी हुई हैं। आप ध्यान से देखना, क्या बताया मैंने? 2 तरीके के केसेस हैं आपके, समन और वारंट। लेकिन मैं पहले जो बता रहा हूं उसको समझ लीजिए, जो मैं अभी आपको इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग के बारे में चैप्टर नंबर 17 के बारे में बता रहा था, कि वहां पर जो आपने अभी बताया कि 227वां सेक्शन जो है उसके अंदर बता रहा है ना इशू ऑफ प्रोसेस के बारे में। तो उसी इशू ऑफ प्रोसेस के बारे में यहां पर बता रखा है कि समन केस में हमेशा क्या किया जाएगा? किसी व्यक्ति को समन भेजा जाएगा। क्या भेजा जाएगा? बोलो। समन केस में क्या भेजोगे? किसी को समन भेजोगे। वारंट केस में क्या भेजोगे? किसी को वारंट। मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, केस जैसा केस वैसे भेज दो। इसे कहते हैं इशू ऑफ प्रोसेस करना, कार्रवाई आगे बढ़ाना। मतलब उनको जिनके ऊपर ऐसे एलिगेशन लगे हुए हैं उन व्यक्तियों को बुला रहा है कोर्ट, या तो समन के जरिए अगर समन केस है, नहीं तो वारंट के जरिए। कार्रवाई समझ में आई? ये जो समन केस और वारंट केस है, इनको भी जैसे है वैसे ही डिफाइन किया हुआ है, कोई चैप्टर में बदलाव नहीं है। समन के बारे में जो प्रोसीजर है कि समन कैसे होगा, कहां पर दिया जाएगा, किस व्यक्ति को दिया जाएगा, कितनी प्रतियों में दिया जाएगा, उसके लिए पहले कौन सा चैप्टर था? बोलो। चैप्टर नंबर 6 था। अभी भी वही चैप्टर है। और वारंट केस में वारंट भेजने की बात हो रही है ना। तो वारंट भेजने की बात हो रही है, तो वारंट कैसे भेजा जाएगा, किसके थ्रू भेजा जाएगा, ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो भी चैप्टर 6 में ही बता रखी हैं। इसलिए इसका नाम भी इस तरीके का रखा गया है। क्या रखा है? कंपेल टू अपीयरेंस। मतलब किसी व्यक्ति को बाध्य करना किसके सामने पेश करने के लिए? कोर्ट के सामने मजिस्ट्रेट के पेश सामने। करने के। ठीक है। कंपेल टू अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट। तो यहां पर क्या बता रखे हैं? मोड्स बता रखे हैं कि कब कौन से कैसी सिचुएशन में कोर्ट किसी व्यक्ति को अपने पास बुला सकती है। अब क्या होता है कि आपने समन भेजा, 1 भेज दिया, 2 भेज दिया, 3 भेज दिया, आ ही नहीं रहा व्यक्ति, तो आप क्या करोगे? फिर उस केस में उसके लिए वारंट इशू किए जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर कोर्ट को ऐसा लग रहा है यार वारंट केस तो बन रहा है लेकिन वारंट भेजने की जरूरत नहीं, मैं तो जानता हूं इस व्यक्ति को, तो ऐसा करो इसको तो वैसे ही छोटे मोटे उसमें बुला लो। तो फिर क्या करोगे? समन भेज दो उस व्यक्ति को। बात समझ में आ रही है मेरी क्या कह रहा हूं मैं? तो ये कह रहा है कि बुलाने के तरीके हैं या तो समन से, या वारंट से,
और नहीं तो कैसे, अगर मान लो वारंट भी इशू कर दिया, पुलिस वाले चले गए उसे अरेस्ट करने के लिए, बिल्कुल, लेकिन वो व्यक्ति तो घर में मिला ही नहीं हमें, ऐसा होता है कि नहीं होता बताओ? वारंट भेजा और वारंट में आ ही नहीं रहा व्यक्ति, मतलब वो घर में नहीं है, भगोड़ा हो गया है वो तो क्या करोगे इसके Proclamation. लिए? प्रोक्लेमेशन। चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब मान लो आपने तो प्रोक्लेमेशन कर दिया, लेकिन पता चला कि वो व्यक्ति तो फरार है और कभी भी अपनी प्रॉपर्टी बेच के भी भाग सकता है, तो आप क्या कर देते हो उसकी प्रॉपर्टी को? Attachment. कुर्की करवा लेते हो उसकी। बन गया ना पूरा चैप्टर आपका? तो समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, चैप्टर नंबर 6 में ये बातें बताई हुई। लेकिन कभी कभी कोर्ट क्या करती है, एविडेंसेस मंगाने के चक्कर में कुछ ऐसी चीजें देखना चाहती है, जैसे डॉक्यूमेंट, जैसे कोई वस्तु, कोई चाकू जिससे मारा गया है, कोई गन, कोई ड्रग्स कहीं मिले हैं, मतलब ऐसी कोई प्रॉपर्टी, ऐसी कोई थिंग जिसके ऊपर क्या हो, जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो, उसे कहते हैं ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स। पढ़ते हैं ना इसके बारे में भी, सेक्शन नंबर 94 के क्लॉज 2 में। तो वहां पर यहां तो व्यक्तियों को बुलाया जा रहा है, लेकिन चैप्टर नंबर 7 जो है ना, वो कहता है वस्तुओं के बारे में। किसके बारे में? वस्तुओं और व्यक्तियों को, जैसे सपोज करो एक किसी को किडनैप कर लिया, उठा लिया गया, तो उसको भी आप तलाशने जाते हो ना, तो वहां पर आपको समन के बारे में बता रखा है, समन टू थिंग और सर्च वारंट। तो ये चैप्टर नंबर 7 उनके बारे में बताता है। क्लियर हो रही है यहां तक की बातें? तो देखो मजिस्ट्रेट ने ये काम कर दिया। अब हमारी बात वापस से यहीं पे आती है, समन केस और वारंट केस, इनको कैसे विभाजित किया गया है इसको देख लीजिए। समन केस में हमने क्या पढ़ा? 2 साल से कम के जितने भी ऑफेंस होते हैं वो समन केस कहलाते हैं। लेकिन आपने तो देखा है कि 3 महीने का भी ऑफेंस होता है, 4 महीने का भी ऑफेंस कमिट कर देता है कोई व्यक्ति, मतलब जिसमें ऐसा कोई अपराध किया है जिसमें सजा 2 महीने की, 3 महीने की, या 1 महीने की, या 15 दिन की भी है। तो क्या हर व्यक्ति को समन भिजवाओगे क्या? क्या इतने ही ट्रायल चलवाओगे क्या? कुछ तो कमी करो उसमें। तो उसके लिए इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है इसमें, कि उसका उसी मजिस्ट्रेट के आधार पर तय किया जाए कि कौन सा मजिस्ट्रेट किस केस को सुने। ठीक है, छोटा मोटा अपराध किया है तो इतना इतना थोड़ा झमेला पालना उसके लिए, तो वो कहते हैं इसके लिए छोटी ट्रायल चलाओ। उसको क्या रखा है इन्होंने? समरी ट्रायल कहा। किसको क्या कहा? समरी ट्रायल, मतलब ऐसे ऑफेंस जिसमें 3 महीने तक की सजा ही होती हो, तो उसको क्या नाम रख दिया उन्होंने? समरी ट्रायल। ठीक है, फिर समरी से ऊपर कौन सी हो गई? अब जो 3 महीने से ऊपर के हो गए और 2 साल से कम के हो गए, वो कौन से आ गए? Summon trial. समन में आ गए। तो इन्होंने कहा कि चलो उसका नाम क्या रख देते हैं? समन। अब 2 साल से ऊपर के किस में आ रहे हैं? Warrant वारंट trial. में। Warrant trial. लेकिन क्या हर किसी के लिए आप वारंट भेज देते हो क्या? वारंट तो जाते हैं सबको, लेकिन वारंट केस में छोटे मजिस्ट्रेट, जैसे सपोज करो किसी ने रेप कर दिया किसी का, तो क्या वारंट तो सीजेएम भी भेज देता है किसी को? तो क्या सीजेएम ही उस केस को सुन लेगा क्या? नहीं सुन सकता। हालांकि इन ट्रायल्स के बारे में कि कौन किसका, कौन सी ट्रायल किसको चलाना है, उसके बारे में आपको कहां पढ़ने को मिलेगा? शेड्यूल नंबर 1 में। इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। समन ट्रायल पर पहुंच गए, अब इससे ऊपर आता है वारंट ट्रायल। मतलब 2 साल से ऊपर के जितने भी ऑफेंस हैं वो सारे किस में आ गए? वारंट ट्रायल में। लेकिन संगीन अपराध तो उसमें भी बहुत होते हैं, तो इसकी भी 2 कैटेगरी बनाई गई। कह रहा है जिसमें बहुत संगीन घिनौने अपराध हों, और एक ऐसे जो 7 साल, 5 साल, 6 साल, 3 साल की जिसमें सजा हो रही हो, उनको वारंट ट्रायल में ले लो। तो इन्होंने क्या कर दिया, एक और बना दी यहाँ पर ट्रायल, और उसका नाम क्या रख दिया? Session सेशन। trial. बात समझ में आ रही है कैसे आई है? तो 2 केस और 4 ट्रायल। तो 2 तो क्या हो गई कि 2 को तो वारंट केस को 2 भागों में बांट दिया, एक तो सेशन में, तो सेशन जज को सुना है ना कितनी पावर होती है उसके पास, तो हर एक केस को वो ले लेता है अपने पास जो हीनियस ऑफेंसेस होते हैं। और वारंट ट्रायल के बारे में आपको पता ही है। पर क्या होता है इस केस में कि वारंट केस के अंदर ही वारंट ट्रायल होती है, लेकिन 2 साल से ऊपर का कोई ऑफेंस हो। ठीक है,
वो भी आएंगी, पहले ये तो समझ लो ना वारंट क्या है, वो भी आएगी, पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट। इसलिए तो मैं बता रहा था, इसलिए ये बताई तो थी ये सारी बातें, क्यों बताई, सजा का एक स्तर होता है, उस पे भी आएंगे कि कैसे आ रही है वो। तो पहले हमें 4 ट्रायल समझ में आई, कैसे कंसेप्ट में आई है, ठीक है। अब यहां तक हमें तो समझ में आ गया, लेकिन एक और ट्रायल चलती है, और वो ट्रायल इसमें नहीं बताई हुई, वो है ट्रायल बाय द हाई कोर्ट। एक 5वीं ट्रायल है आपकी, ट्रायल बाय द हाई कोर्ट। अब इनके चैप्टर्स याद हैं आपको, देखो पहले चैप्टर जो था ये 18 था, कौन सा था, समन ट्रायल, सेशन ट्रायल का। अब कौन सा हो गया, 18, 19 19। 19, इसका कौन सा हो गया, 20, इसका कौन सा हो गया, 21, इसका बताओ, याद करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो। अब ये हाई कोर्ट ट्रायल जो है उसको मैं अभी बताऊंगा आपको। इसी के साथ साथ ये कहते हैं, चलो ट्रायल की तो बात अलग है, बहुत लोग क्या करना चाहते हैं, ऑफेंस तो कमिट कर दिया लेकिन पहली बार किया है और वो स्वीकार कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे बीच में सेटलमेंट ही हो जाए। और कोर्ट भी ज्यादातर कहती है कि केसेस तो निपटते ही नहीं है, इससे अच्छा तो सेटलमेंट कर लो। तो उन्होंने एक और कंसेप्ट बनाया इसमें, प्ली बार्गेनिंग का। क्या बनाया, plea bargaining, प्ली chapter बार्गेनिंग 23, 23। 3, पहले 21A था ना, ये आ गया ना जी, 23 में। तो 22 के बाद अब ये चैप्टर आ गया आपको सामने 23। ट्रायल बाय द हाई कोर्ट जो है आपका पहले सेक्शन नंबर 474 में था, कौन सा था, 474। इसके अंदर हाई कोर्ट जो है ट्रायल चलाती है किसी केसेस को लेकर के, लेकिन वो ट्रायल की जो पावर है वो किसकी इस्तेमाल करती थी, session trial, सेशन ट्रायल की जो प्रोसीजर था, सेशन जज इस्तेमाल करता था जिस पावर को, जिस प्रोसीजर को, सेशन ट्रायल के ही प्रोसीजर को कौन इस्तेमाल करता है यहाँ पर, हाई हाई कोर्ट high court, करती है। उन्हीं पावर का इस्तेमाल ये यहाँ पर कर लेती है। तो इसी के बारे में आपको बताया हुआ है। तो आपके सामने सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल और समरी ट्रायल, और फिर कंसेप्ट आया प्ली बार्गेनिंग का, और एक होती है ट्रायल बाय द हाई कोर्ट। बस आज के लिए काफी है, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ भी पूछना हो XYZ तो आप पूछ सकते हैं। सर एक बार ये सेशन ट्रायल और वारंट